लव थ्रू प्रिज्म के एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को किस तरह से बताते हैं अपने दिल की फीलिंग को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किट और लिली की लव स्टोरी को। यहाँ हम देखते हैं कि उसके मॉम और डैड सुन रहे होते हैं कि लिली अपने कमरे में बैठकर क्या कर रही है, क्योंकि लिली के कमरे से आवाज आई थी इसीलिए। जब वो गेट खोलकर देखते हैं कि कमरे में क्या हुआ है तो उन्हें पता चलता है कि लिली यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके डैड घबरा जाते हैं और साथ में उसकी मॉम भी घबरा जाती है। वो जल्दी से उसे उठाते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो अपनी आंखें खोलती है बट उसके पेट से आवाज आती है। तभी उसके डैड की नजर उसके बनाई हुई ड्राइंग पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनको लगता है कि अब उनकी बेटी एक राइट पाथ पर आ गई है। पेट की आवाज आने के बाद उसकी मॉम को पता चल जाता है कि लिली यहाँ पर बहुत ज्यादा उसे भूख लगी है, इसीलिए वो गिर गई थी कमजोरी की वजह से। फिर उसे वो बहुत सारा खाना देती है और कहती है कि तुम खाना खाना कैसे भूल सकती हो। उसके डैड कहते हैं बेटी तुमने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। लिली कहती है कि हाँ डैड मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। लिली घर का सब खाना खत्म कर देती है और कहती है कि अभी मेरा पेट जो है पूरा फुल नहीं हुआ है, मुझे और खाना है। उसकी मॉम कहती है अब नहीं मिलेगा, मॉम थोड़ा और दे दो, ऐसा लिली कहती है। फिर वो उसकी मॉम कहती है कि तुम बाद में खा लेना, नहीं तो ज्यादा खाने की वजह से कुछ हो ना जाए। यहाँ पर जापान में रूल होता है कि सभी लोग 80% ही खाना खाते हैं, पेट को पूरा 100% फुल नहीं करते हैं। शायद इसी वजह से लिली की मॉम ने उसे खाना नहीं दिया था। तो दोनों अपनी बेटी को देखते हैं और चिंता कर रहे होते हैं। डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसके। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा सीन होता है वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जब से ये दोनों किट से मिलकर आए हैं तब से ये दोनों अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम यहाँ पर सीन को देखते हैं तो जब वो काम कर रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा फोकस वे में कर रहा होता है, बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर अपने काम को कर रहा होता है। उसकी बहन साकुरा यहाँ पीछे से उसे देख रही होती है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। यहाँ लिली को अपने ड्राइंग के अंदर पेंटिंग करनी होती है। वो आंखें बंद करती है और याद करती है कि मेमोरीज मेरी वापस आ जाओ प्लीज। उसके दिमाग में ऐसा फील होता है कि वो हवा में उड़ रही है एक पक्षी बनकर, और वो लंदन पहुंच गई है और लंदन के सारे मेमोरी को वो दोबारा से याद करती है। वो उस फूल के बगीचे को भी याद करती है जिसके अंदर लिली नाम के फूल थे। उस बगीचे में वो देखती है कि किट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो देखती है कि किट भी उसे देख रहा है और स्माइल कर रहा है। लिली यहाँ पर उस जगह को, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से फील करती है। उसे स्केच करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए उसे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। लिली यहाँ पर अब अज्यूम करती है कि वो उस घोड़े वाले जगह पर गई है, यानी किट के उस महल वाली जगह पर जहाँ पर एक तालाब था। वो वहाँ पर खड़े होकर स्केच बना रही है। उसका स्केच बेहद ही खूबसूरत बना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब लिली अपने ड्राइंग में कलर कर लेती है तो वो दोबारा से ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल लाइफ में आ जाती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब किट उससे नहीं मिला था तो 5 साल तक उसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट चल रही थी। तो जैसे ही किट वापस मिला उसे तो इसकी लाइफ दोबारा से सही हो गई और दोबारा से कलरफुल हो गई। इधर हम देखते हैं कि किट अपनी बोट में जा रहा होता है और लिली यहाँ पर याद कर रही होती है किट को। कलर करते हुए वो सोच रही होती है कि किट अब लंदन पहुंच चुका होगा और पैदल पैदल जा रहा होगा अपने घर पर। वो अपने बगीचे के अंदर जाता है जहाँ पर एक घोड़ा खड़ा हुआ है और वो उस घोड़े को देख रहा है। और यहाँ पर लिली जो होती है अपने ड्राइंग में ये कलर कर रही होती है। वो उसका पूरा ड्राइंग दिखता है बिल्कुल सेम टू सेम जो वो अज्यूम कर रही थी। अब ये कला इसके अंदर पहली बार आई है। लिली जो है अपने आप के अंदर दिमाग में अज्यूम नहीं कर पाती थी कि कोई चीज किस तरह से हो सकती है, बट ये चीज भी उसने सीख ली है तो उसे अब बहुत मजा आ रहा होता है। लिली यहाँ पर सोचती है कि अगर मेरे प्रोफेसर होते और वो ये ड्राइंग देखते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते और मेरी तारीफ करते बहुत ज्यादा। लिली यहाँ पर ड्राइंग करने के बाद उस नोटबुक को निकालती है जो यहाँ पर दिया था किट ने। उसे देखती है दोबारा और वो उस गुफा को देखती है जहाँ पर बहुत सारे लिली के फूल थे, जिस पे लिखा हुआ था कि किट ने कि मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। जब वो किट से पहली बार मिली थी उस दिन को वो याद करती है और दोबारा से हंसना स्टार्ट करती है। जिस तरह से उसने ड्राइंग किया था, किस तरह से वो बिल्कुल जीरो ड्राइंग करने वाली से लेकर अब तक यहाँ तक का सफर। जैसे ही वो सोचती थी कि मैं ड्राइंग करना सीख गई हूँ, किट उसे एक नया ड्रॉ देता था। किट जब नया स्केच दिया करता था तो उसको वो चैलेंज की तरह लिया करती थी कि वो इससे भी अच्छा ड्राइंग करके दिखाएगी। इस तरह से वो आगे बढ़ रही थी। किट ने हमेशा उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, अच्छा ड्रॉ करने के लिए मोटिवेट किया है। वो ये सोच सोच कर रोना स्टार्ट कर देती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर लिली जो है सीन के साथ खुश रह पाएगी। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ में ये भी लगता है कि किट भी लिली के बगैर तो नहीं रह पाएगा। जब वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही होती है तभी वो एकदम से उठ जाती है और कहती है मुझे काम है। खाने के बीच में उठ के चली जाती है। लिली बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देती है और उसी बेंच पे जाकर बैठ जाती है जहाँ वो अक्सर
सिन से मिला करती थी। वो यहाँ पर सिन का इंतजार करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिन यहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने एकदम से तुम्हें यहाँ बुला लिया। सिन यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि किट अब तक तो लंदन पहुंच गया होगा। सिन कहता है कि हाँ पहुंच तो गया होगा, वैसे तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। तो यहाँ पर लिली उसके बातों को इग्नोर कर रही होती है और इधर उधर की बातें करती है, लाइक कि वेदर बहुत अच्छा है, मौसम में बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत कम है। लिली यहाँ पर बस बातों को घुमा रही होती है, रियल जो बात करने आई है वो नहीं कर रही होती है। बट सीन यहाँ पर समझ जाता है। वो पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो अपने दिल की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहती है कि मैंने आज एक पेंटिंग बनाई और उसे आज खत्म किया है और आज ही मैंने ये सीखा है कि किस तरह से हम अपने दिमाग के अंदर एज्यूम कर सकते हैं उस लोकेशन को भी जहाँ पर हम नहीं गए और उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आज ये मैंने पहली बार किया है। इतने सालों से मुझे ड्राइंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, मुझे बिल्कुल भी स्केच बनाने का मन नहीं करता था, बट एकदम से पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ स्केच बनाने का। और अब मुझे ये फील हो रहा है कि बिना स्केच बनाए हुए मैं अपने लाइफ को नहीं जी सकती हूँ। इस ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्केच से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ जो सीन होता है वो भी कहता है कि मैं भी अपने जो काम को है ना वो कर रहा हूँ और मैंने काम करते हुए मेरी बहन ने साकुरा ने देखा तो वो बोला कि अब तुम दोबारा से पुराने वाले सीन बन गए हो। लिली कहती है मुझे माफ कर देना, बट मैंने तुम्हारे घर से एक लेटर उठा लिया था, ये लेटर है वो उसे वापस कर देती है और बोलती है कि तुम्हारा तो सपना था कॉलेज टाइम से ही कि तुम जो हो इटली जाओ और प्रोफेसर से मिल कर आओ, तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो। मैं इस लेटर को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि तुम जा नहीं रहे हो, जिसके लिए तुमने इतना हार्ड वर्क किया उसे तुम छोड़ रहे हो। किस चीज के लिए? ये करना तो तुम्हारा ड्रीम था, तो तुमने ये सब क्यों छोड़ दिया? क्या तब मेरी वजह से तुमने ये सब छोड़ा है? वो बोलती है मेरा सपना बहुत छोटा है, मैं तो स्केच करते हुए अपनी जिंदगी यहाँ बिता सकती हूँ, बट तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तुम्हें इटली जाना है, वहां पर मिलना है, तो तुम्हें जाना चाहिए एक ना एक बार, दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा और तुम्हारे पास लेटर भी आया हुआ है। सिन यहाँ पर कहता है कि लिली मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने जो है इस बार क्या स्केच किया है, क्या तुम मुझे वो स्केच दिखा सकती हो। वो कहती है ठीक है। वो ले जाती है अपने घर पर उसे स्केच दिखाने के लिए। उसे देखकर उसे बहुत अच्छा फील होता है। सिन कहता है ये ड्राइंग तो मुझे यहाँ पर किट से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो वो उसे घूरती है और कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, मुझे पता है। लिली कहती है इस पेंटिंग को बनाते हुए मेरी सांस फूल गई थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं सांस लेना भूल गई थी। सिन कहता है ऐसा हुआ है, तुम भूल गई हो, जब मैं तुम्हें जू लेके गया था तो तुम एनिमल ड्रॉ कर रही थी, वहां भी तुम्हारा सांस फूल गया था, याद आया? वो कहती है कि हाँ मुझे याद आया। लंदन में जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी, अपने दोस्तों के साथ हमेशा एंजॉय करती थी, बट जब से तुम यहाँ पर आई हो तुमने ये सब करना छोड़ दिया है। और साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों को शादी करनी चाहिए, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। सिन ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि वो समझ चुका है कि वो जो है किट से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बेशक उन दोनों ने एक दूसरे को ना बोला हो, बट कोई भी उन दोनों को देखकर बता सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए सिन भी यहाँ पर कह देता है कि मैं भी अपने सपने को पूरा करूंगा और तुम भी अपने सपनों को पूरा करो, शादी करना इतना जरूरी थोड़ी है। यहाँ पर लिली कहती है मैं भी तुम्हें यही कहना चाहती थी बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। थैंक यू, तुमने ये जो है खुद ही कह दिया। बट अब वही मॉम डैड को कैसे मनाएं शादी को ना करने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत कुछ सोच चुके हैं हमारे बारे में कि हमारी शादी होगी और हम जो है बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। मेरी मम तो नहीं मानेगी ना। सिन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम और डैड को मैं खुद मनाऊंगा, मैं उन्हें खुद समझाऊंगा कि हमारा ड्रीम जो है कितना जरूरी है। साथ में सिन कहता है कि तुम्हें भी जापान के अंदर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें लंदन के अंदर जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हें खुशी मिलती है और अपने कॉलेज को पूरा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे बड़ी आर्टिस्ट बनो। लिली कहती है कि मेरी मॉम तो नहीं मानेगी ना सिन, तो मैं ये कैसे करूँ? तो वो कहता है कि तुम ट्राई करो, तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा अपने मॉम को मनाने का। तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जरूर आएगा जिससे कि तुम अपनी मॉम को मना लो, क्योंकि फाइनल यही जवाब है कि तुम्हें तो यहाँ से जाना है, तभी तुम जी पाओगी अपनी जिंदगी को। तो तुम कोई ना कोई आइडिया निकालो, मुझे भरोसा है कि तुम कोई ना कोई आइडिया निकाल लोगी यहाँ से बाहर निकलने का। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो थोड़ा सा। वो कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। अब दोनों यहाँ पर विंडो से बाहर देखना स्टार्ट कर देते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये जापान कितना ज्यादा सुंदर है, बट उन दोनों को अलग अलग रास्ते जाना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीजों से प्यार करते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर बताने की बारी होती है लिली के मॉम और डैड की। तो यहाँ पर बता देता है सिन, कहता है कि हम दोनों के सपने अलग अलग हैं और हम दोनों को अपने अपने सपने पूरे करने हैं।
तो इसीलिए हम अभी शादी नहीं कर सकते हैं। मुझे माफ कर देना, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये दोनों बात ये सेम बोलते हैं। यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं क्या तुमने सच में सब कुछ सोच लिया है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं अपने सपने को चूज करूंगा। उसके डैड थोड़ा समझदार होते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जो हो अपने सपने को फॉलो कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लिली ने तुम्हें बोल दिया है और तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, तो हम दोनों जो होते हैं कौन होते हैं रोकने वाले? तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ भी तो एक बार ही मिलती है। यहाँ पर जो लिली होती है अपने मॉम से कहती है कि मुझे भी ये शहर छोड़कर जापान से लंदन जाना है दोबारा पढ़ने के लिए। उसकी मॉम यहाँ पर चाहती थी कि उसकी बेटी जब बड़ी हो तो उसका बुटीक चलाए, यानी वो किमोनो बेचने वाला बिजनेस जो है उसे आगे बढ़ाए। इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं जब लंदन जाऊंगी तो वहाँ पर आपकी एक शॉप खोलूंगी, तो मैं अपने बिजनेस को पूरे दुनिया में फैलाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए ये सब करूंगी। उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो काम उसकी मॉम ने किया था उस काम को वो और ज्यादा आगे बढ़ा रही होती है। सभी मॉम डैड का यही सपना होता है कि जो काम वो करते हैं उसको और आगे बढ़ाया जाए। ये बिजनेस की बात हो रही है तो उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जा सकती हो मेरी बेटी, बट अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा किट होता है यहाँ पर देख रहा होता है खिड़की के बाहर, और जो सीन होता है वो जापान से निकल कर इटली पहुंच चुका होता है और वहां पर उस बंदे से मिल रहा होता है जिस बंदे ने वो स्टैचू बनाया था, जो सीन को यहाँ पर किट ने दिखाया था। इधर हम लिली को देखते हैं, वो भी जाने के लिए तैयार होती है, अपने कॉलेज में दोबारा अप्लाई करती है और लगभग 1 साल बाद वो दोबारा से जापान पहुंच जाती है। लिली ने अपने लुक को बहुत ज्यादा चेंज किया है, यहाँ पर अपने बालों को थोड़ा छोटा कर लेती है और वो और ज्यादा क्यूट लगने लग जाती है। बालों को छोटा करने के बाद उसकी बोट यहाँ पर उतरती है और उसे लेने के लिए उसकी दोस्त यहाँ पर कैथरीन आई होती है। कैथरीन भी एक तरह का बिजनेस चलाती है तो वो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वो दोनों मिलते हैं। कैथरीन यहाँ बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक शॉप ढूंढ ली है, हम वहाँ पर उसको रेंट पे ले सकते हैं और तुम अपना काम वहाँ से स्टार्ट कर सकती हो। लिली बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी दोस्त को हक करती है। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? लिली के हाथों में किट की एक तस्वीर होती है जो वो सोच रही होती है उसे घर पे जाकर देखेगी, बट यहाँ पर हमारी कैथरीन बताती है कि किट जो है अब तो यहाँ से निकल चुका है। वो बताती है कि वो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर जाकर सफर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। आपको पता होगा कि उसके डैड भी यही किया करते थे। लिली यहाँ पर जाती है प्रोफेसर के पास, उनसे मिलती है, फिर वो जाती है अपने हॉस्टल में जहाँ पर वो रहा करती थी। वहाँ की जो आंट होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे हक करती है कि तुम वापस आ गई। फिर वो जाती है यहाँ पर उसके बच्चों से मिलने के लिए। ब्राउन के 3 बच्चे हो चुके होते हैं। किट यहाँ पर अलग अलग जगहों पर घूम रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जेफरी को और पीटर को, वो भी अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। लिली यहाँ पर मिलती है ब्राउन से, हक करती है उसे, वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। लिली थोड़े दिन बाद यहाँ पर किमोनो को ओपन कर लेती है शॉप को और यहाँ पर किमोनो टांग देती है स्टैचू पर। बहुत सारे किमोने मंगवा लेती है जापान से और वो लोग अपने शॉप को चला रहे होते हैं। कैथरीन उसकी बहुत हेल्प करती है। इसी तरह से 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और 6 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद हम देखते हैं कि लिली वो सेम बीच पर जाती है और वहाँ पर ड्राइंग करना स्टार्ट करती है और वो ड्रॉ कर रही होती है और स्माइल भी कर रही होती है क्योंकि उसे याद आता है ये भी, क्योंकि यहाँ पर उसे किट लेकर आया था। उसे पैरों की आवाज आती है। जब उसके पीछे किट खड़ा होता है तो उसे बिना देखे ही वो फील कर लेती है कि किट उसके पीछे खड़ा है। वो स्माइल करती है और कहती है कि इतने दिनों बाद वापस आ गए। लिली पूछती है कि कैसा लगा वहाँ पर घूमकर। यहाँ पर किट कहता है कि बहुत अच्छा लगा घूमकर। वो बोलती है कि तुम्हारा ट्रिप कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं था। तो किट कहता है कि हाँ, लंबा तो था बट बहुत मजा आया। किट कहता है आज का मौसम बहुत ज्यादा साफ है, हवा जो है बहुत साफ दिख रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, हवा को मैं देख पा रहा हूँ। वो कहती है सही बोला तुमने, आज का हवा साफ है। वो कहता है यार तुमने पेंटिंग करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। वो कहती है कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग को और ज्यादा सीखूं और इसके अलावा मेरे को और किसी चीज से खुशी नहीं मिलती है, इसीलिए। किड अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसकी तरफ। वो चाहता है कि वो अपने हाथों को मिलाए लिली, तो वो स्माइल करती है और अपने हाथों को मिला लेती है उस हाथों से। फिर वो उसे उठा लेता है और दोनों वॉक करने लग जाते हैं। चलते हुए किट बताता है कि जब मैं घूम रहा था तो मैं हर जगह दोबारा घूम कर आया, जिन जिन जगहों के बारे में मैंने स्केच बनाया उन सभी जगहों पे दोबारा मैं जाकर आया, बट एक चीज हमेशा कमी रहती थी कि काश मेरे साइड में कोई खड़ा होता, और वो जो है मैं सोचता हूँ कि वो तुम ही खड़ी हो सकती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ हर जगह चलो और हर चीज़ों को देखो।
लिली ये बात को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। अब वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। वो भी उसे कहती है कि जब तुम मेरे पास नहीं थे तो लगभग 5 सालों के लिए मेरी लाइफ कलरलेस हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। मेरी लाइफ में कोई भी कलरफुल मोमेंट नहीं था। जब तुम आए, तुमने मुझे पेंटिंग करना सिखाया, तब मेरी लाइफ जो है सही हुई। लिली यहाँ पर आगे बढ़ती है और लिली यहाँ पर किड को किस करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इधर हम देखते हैं कि साइड में उनके से रेनबो निकलता है, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लिली कहती है कि रेनबो के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। किड कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। किड कहता है कि पता है लिली, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ गया। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लिली यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है, बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसा ही मैं भी फील करती हूँ। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से हमें रेनबो का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जो यहाँ पर जोफ्री ने बनाया होता है। जोफ्री ने कहा था कि वो एक पेंटिंग को सेंटर में लगाएगा जो किड ने बनाई होगी। बिल्कुल वैसे ही वो पेंटिंग को लगा के रखता है और इस क्लब के अंदर सभी के लिए एक टेबल रखी होती है। सभी आकर अपने दिल की बातें यहाँ पर कर सकते हैं और जोफ्री बिल्कुल यहीं पर खड़ा होता है। तभी हमें देखते हैं कि एक गाड़ी उसके होटल के बाहर आकर रुकती है। वो देखता है कि कौन आ रहा है। उसमें से कोई और नहीं, पीटर उसका दोस्त ही आ रहा होता है, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ में हम देखते हैं कि ब्राउन भी यहाँ पर आई होती है अपने बच्चों को लेकर इस क्लब के अंदर घुमाने के लिए। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है जोफ्री ये सब बातें सुनकर। जो ब्लू कलर लिली हमेशा भूल जाया करती थी, किट के आने के बाद वो कभी भी नहीं भूलती है, क्योंकि किट उसे हमेशा याद दिलाता है कि ब्लू कलर लेना मत भूलना। जैसे ही वो ऐसा बोलता है, उसे कॉलेज की सारी यादें वापस आ जाती हैं उसके पास। अब वो दोनों जाते हैं दोबारा घूमने के लिए। जैसा कि यहाँ पर किट ने वादा किया था कि वो उस गुफा के अंदर उसको लेकर जाएगा जहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल हैं। वो वहीं पर उसको लेकर जाता है और वो कहता है कि अब तुम इसे ड्रॉ कर सकती हो और ये कैसा लगा मुझे बताओ। वो बोलती है कि ये बहुत सुंदर लगा, ऐसी कोई चीज मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके और करीब ले जाता है। वो दोनों यहाँ पर स्केच करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों को ही स्केच करना बहुत ज़्यादा पसंद है और दोनों को बहुत मज़ा आ रहा होता है। लिली किट को देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर हवा चलती है और सारे फूल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लिली को बहुत मज़ा आता है ये सब यहाँ पर आकर। ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर कोई और आप एनिमे आपके पास है जो आपकी बहुत फेवरेट एनिमे है, तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्लीज कोई ऐसे एनिमे बताना जो यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हो, वो एनिमे एक्सप्लेन करने में ज्यादा मजा आता है। चलिए मिलते हैं किसी और एनिमे में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।